हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एम स्टडी ग्रुप में स्वागत है। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। इसलिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। चलो, आज हम बात करते हैं कक्षा 8 के NCERT बुक की पहला चैप्टर यानी पहले लेसन का अध्ययन करते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं, महत्वपूर्ण जो प्रश्न निकल रहे हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो उन्हें अच्छी तरह से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे और हम इन पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलो, ज़्यादा वीडियो को न लंबा करते हुए हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन पहला देखो, एक नॉर्मल सी चीज़ें आती है कि फसल किसे कहते हैं। तो हमें क्या है इसमें लिखना होता है। तो लिखने के लिए हमें जैसे फसल के ऊपर जब कोई क्वेश्चन आता है तो इसे लिखना पड़ता है। तो लिखने के लिए हमें इसको पूरे ध्यान से समझेंगे, है ना। तो फसल किसे कहते हैं, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, अर्थात उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। यानी फसल होती है जब एक ही प्रकार के पौधे, चाहे वो गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, किसी भी प्रकार के पौधे हो गए, जब उन्हें बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। इसके अंदर रबी है, रबी की फसल भी अंदर ही आती है, खरीब है, जायद है, किसी भी प्रकार की फसल हो, ठीक है। तो प्रश्न नंबर दूसरे की बात करते हैं, खरीफ की फसल किसे कहते हैं। तो खरीफ की फसल किसे कहते हैं या खरीफ की फसल कौन कौन सी आती है। तो ऐसी फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। वर्षा ऋतु अर्थात जून से सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी इन महीनों के मध्य उगाया जाता है, वह फसल क्या कहलाती है, फसल खरीफ की फसल कहलाती है। खरीफ की फसल कहलाती है। उदाहरण सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग, उड़द, ज्वार, तिल आदि। अर्थात ये क्या कहलाती है, खरीफ की फसल कहलाती है। खरीफ की फसल का मतलब हो गया जो ग्रीष्म ऋतु के अंदर ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है और जैसे ही शीत ऋतु का प्रारंभ होता है तब तक वह कट जाती है ना। तो ये कौन सी होती है, खरीफ की फसल होती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, रबी की फसल किसे कहते हैं। तो खरीफ की फसल और इसी प्रकार रबी की फसल, ऐसी फसलें जो शीत ऋतु में बोई जाती है, इन फसलों को क्या कहते हैं, रबी की फसल कहते हैं। शीत ऋतु अर्थात अक्टूबर से फरवरी, यानी 10वें महीने से लेके दूसरे महीने के मध्य क्या करते हैं, इन्हें उगाते हैं और इन्हें क्या करते हैं, फरवरी तक जैसे कटने लग जाती है तो गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि, है ना। तो इसे 10वें महीने में बोया जाता है और दूसरे और तीसरे महीने में ये कट जाती है। इसमें क्या होता है, गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है आदि। अपने यहाँ सबसे ज़्यादा गेहूं और सरसों का उत्पादन ज़्यादा होता है। चलो, प्रश्न संख्या 4, जायद की फसल किसे कहते हैं। तो ऐसी फसलें जो मार्च से जून के मध्य में की फसल होती है वह फसलें जायद की फसलें कहलाती है, अर्थात इसे वर्षा ऋतु की फसलें भी कहते हैं। उदाहरण के लिए खरबूजा, ककड़ी, लौकी आदि, ये सभी क्या कहलाती है, जायद की फसल कहलाती है। तो जायद की फसल वो होती है जो जून के मध्य में बोई जाती है, अर्थात वर्षा ऋतु में बोई जाती है। और ये क्या होती है, सब्जियां होती है, वर्षा ऋतु में बोई जाती है। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, बात करते हैं फसल उत्पादन की प्रक्रिया किसे कहते हैं अथवा फसल उत्पादन किसे कहते हैं। देखो, प्रश्न इस प्रकार आएगा
कि फसल उत्पादन की प्रक्रिया किसे कहते हैं, अथवा फसल उत्पादन किसे कहते हैं, या मतलब फसल मतलब कि पहले किस प्रकार की तैयारी की जाती है, इस बारे में आएगा। तो प्रश्न 5वां, किसानों द्वारा फसल बोने से पूर्व खेत की तैयारी से लेकर तैयार फसल को मंडी तक बेचने के लिए संपूर्ण जानकारी क्या कहलाती है, प्रक्रिया फसल उत्पादन ही कहलाती है। अर्थात फसल उत्पादन किसे कहते हैं, जब किसान सबसे पहले मिट्टी को तैयार करता है, मिट्टी को तैयार करने के बाद में उसे फसल को बोया जाता है, बोने के बाद में उसे बाजार तक बेचने की ही प्रक्रिया, संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है, फसल उत्पादन कहलाती है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, फसल अलग चीज़ होती है। फसल होती है जिसके अंदर किसी भी फसल को बोना या लंबे चौड़े पैमाने पर जो पाई जाती है, लेकिन उगाई जाती है लेकिन जो फसल उत्पादन होता है वो बोने से लेके काटने तक होता है। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 6, कृषि पद्धतियाँ क्या है। कृषि पद्धतियाँ अर्थात मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी के अंदर जैसे बिजाई मशीन हो गया, ये सारी क्या होती है, मिट्टी की कुछ क्या होती है, पद्धतियाँ होती है। देखो, तो किसानों द्वारा किसी फसल का उत्पादन प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले क्रियाकलाप जैसे मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद देना, सिंचाई करना, खरपतवार को हटाना, कटाई करना और भंडारण करना आदि क्या कहलाते हैं, कृषि पद्धतियाँ कहलाते हैं। मतलब कृषि की पद्धतियाँ, कृषि मतलब जो हम खेती करते हैं इसमें किन किन क्रियाकलापों की आवश्यकता होती है या किन किन क्रियाकलापों को मानव करता है, उसे क्या कहते हैं, कृषि पद्धतियाँ कहती हैं। जैसे अपना पहला हो गया मिट्टी को तैयार करना, बुआई के बाद में उसमें खाद देंगे, खाद देने के बाद में हम पानी लगाएंगे, और पानी लगाने के बाद में जब उसमें घास या जो अवांछित पौधे उग जाते हैं जिन्हें हम कुदाली द्वारा अलग करते हैं, खरपतवार हटाते हैं ना, फिर हम फसल की कटाई करेंगे, फिर उनकी थ्रेशिंग करेंगे और फिर बाद में क्या कर देंगे, भंडारण कर देंगे। ठीक है, तो जी आप इनको अच्छी तरह पढ़ते रहना, और जो क्वेश्चन है वो अपनी नोटबुक साथ में लेके इसमें नोटबुक में ज़रूर उतार लेना, ताकि जो इम्पोर्टेंट पर्सन है वो आप नोट कर लेना, और बाद में क्या होगा कि सिर्फ उसे बुक से आपको सिर्फ रीडिंग करनी होगी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पर्सन, और यदि किसी को फिर भी डाउट रहे तो वीडियो को वापस से शुरू करना और एंड तक देखना, ताकि जो भी डाउट होगा फिर से निकल जाएगा। तो आप 1 या 2 बार देखोगे तो इतने में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 7, जुताई किसे कहते हैं। तो जुताई किसे कहते हैं, मिट्टी को हल द्वारा उल्टना पलटना, यानी उल्टना और पलटना क्या कहलाता है, पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। जुताई किसे कहते हैं, जब मिट्टी एकदम जमीन पहले क्या होती है, ठोस होती है, उसके ऊपर हम पानी लगा देते हैं, पानी लगाने के बाद में मिट्टी को हल द्वारा उसे उल्टा पलटा जाता है, हल चलाया जाता है तो मिट्टी अपने आप उल्ट पुलट जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। इसके लाभ जब हम बीज डालते हैं, अब देखो कई बार तो पूछ लेते हैं जुताई किसे कहते हैं, फिर पूछ लेते हैं जुताई किसे कहते हैं, इसके लाभ बताइए। तो इसके लाभ क्या हो जाएंगे, जब हम बीज डालते हैं तो वह ऊपरी स्टेम में गिरकर, यानी ऊपरी सतह में नहीं गिरती है और वो आसानी से क्या जाती है, मिट्टी में दब जाती है। अर्थात जैसे ये मिट्टी ऐसे उल्टा पुल्टी हो जाएगी तो बीज ऐसे नीचे चला जाएगा, न कि ऊपर रहेगा। यदि भूमि ठोस होगी तो बीज यहीं पड़ा रहेगा, और ये क्या होगी, मिट्टी पोली होने पर बीज गहराई में चला जाता है और अंकुरण होता है, अर्थात बीज संपूर्ण होता है, यानी फूटता है बीज, प्रफुटन होता है उसमें, तो क्या होता है, आसानी से हो जाता है। इसलिए जुताई बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या है, कुछ कृषि औजार और उनके कार्य। अब हम बात करेंगे, देखो जो चैप्टर का नाम ही कृषि से संबंधित है, तो हम कृषि के अंदर महत्वपूर्ण औजारों की भी बात कर लेते हैं भी क्या क्या काम आता है। और कई बार क्या होता है, प्रश्न ये पूछ लेता है
जैसे एक पर्सन लिख के इसके अंदर लिख देंगे निम्न, जैसे कोई भी पर्सन लिख के बोल दिया निम्न को परिभाषित करो, निम्न को क्या करो, परिभाषित, है ना, परिभाषित कीजिए, निम्न को क्या करो, परिभाषित करें। और परिभाषित में ए नंबर लगा के दे दिया हल, बी नंबर दे दिया थ्रेशिंग, है ना। तो इस प्रकार से क्या है, कोई भी प्रश्न बना सकता है। तो अब जब हमें इन सभी की हल की परिभाषा पता होगी, थ्रेशिंग की परिभाषा पता होगी, कुदाली किसे कहते हैं, है ना, तो कुदाली की जब हमें परिभाषा पता होगी तो वो चाहे हमें कुदाली और हल में अंतर दे, चाहे कुदाली को सीधा परिभाषित करे, इस प्रकार से कोई भी प्रश्न पूछे, है ना, तो हमें क्या हो जाएगा, अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो चलो अब इन परिभाषाओं की क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो परिभाषा 1 नंबर, हल किसे कहते हैं या हल की परिभाषा, इसका उपयोग खेत जोतने के लिए किया जाता है। यानी खेत के अंदर जब खेत को मिट्टी को पोला करने बोल सकते हैं, मिट्टी को पोला करने या मिट्टी को उथल पुथल करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, हल का उपयोग किया जाता है। कुदाली, इसका उपयोग खरपतवार हटाने के लिए मिट्टी को क्या करते हैं, मिट्टी को उथल पुथल करने के लिए, इसको क्या करते हैं, मिट्टी को पूरा करने में किया जाता है ना। तो इस प्रकार क्या है, यानी इसका मतलब हो गया कि इसका उपयोग खरपतवार हटाने, मिट्टी को पूरा करने के लिए करते हैं। आगे है सी नंबर, कल्टीवेटर। वर्तमान में इसका प्रचलन बढ़ रहा है, इसे खेत को ट्रैक्टर द्वारा जोतने के काम में लिया जाता है। यानी कल्टीवेटर वर्तमान में इसका क्या है, पर देखो वर्तमान एक ट्रैक्टर का क्या आ गया है, युग आ गया है। पहले किसान पशुओं द्वारा क्या करते थे, खेती करते थे, लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है, ट्रैक्टर या मशीनी युग आ गया है। तो मशीनी युग में अब क्या है, हलों का क्या है, जो जगह थी वो कल्टीवेटर ने ले ली है, और इसका क्या हो गया, अब तो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। तो ट्रैक्टर के पीछे हल को यानी कल्टीवेटर को जोता जाता है और मिट्टी को पोला करने के लिए। प्रश्न ये डी नंबर, यानी सीड ड्रिल, इसका उपयोग बुआई के लिए किया जाता है, ट्रैक्टर द्वारा संचालित होती है। सीड ड्रिल यानी सीड का मतलब क्या होता है, आपको पता है, सीड का मतलब होता है बीज, है ना, और ड्रिल मतलब क्या होता है, उसे डालना, या मतलब इस प्रकार, है ना। तो सीड ड्रिल इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग बुआई में किया जाता है, अर्थात किसी भी फसल की बुआई करते हैं, जब हम गेहूं को बीजना हो, सरसों को बोना हो, है ना, तो इसमें क्या होता है, सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है, और ये ट्रैक्टर के पीछे चलाई जाती है, यानी ट्रैक्टर के साथ में जुड़ती है। आगे है खुरपी, यह खरपतवार हटाने के लिए उपयोग में ली जाती है। खुरपी का इस्तेमाल किस में किया जाता है, जैसे फसल के अंदर कोई घास उग जाता है, तो घास उग जाता है तो उसे खुरपी की सहायता से उसे अलग कर लिया जाता है, यानी उसे हटा दिया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, खरपतवार को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, खुरपी का उपयोग किया जाता है। दरांती, इसका उपयोग हाथ से फसल काटने के काम में आता है। दरांती का क्या मतलब है, जैसे हमने गेहूं बोया है, चना बो रखा है, सरसों बो रखी है, तो जब वो पक जाती है, हम उसे पक जाती है, तो पकने के बाद में उसे जब काटा जाता है, फसल को काटा जाता है, यानी दाने और भूसे को अलग करने के लिए पहले काटते हैं, तो उसे दरांती से काटा जाता है, हाथों से दरांती से काटा जाता है। हार्वेस्टर, यह फसल काटने की मशीन है। देखो पहले लोग क्या करते थे, हाथों से काटते थे, लेकिन वर्तमान मशीनी युग के साथ साथ कुछ परिवर्तन भी हुए, इसलिए आजकल किसका उपयोग करने लगे हैं, हार्वेस्टर का उपयोग करने लगे हैं, जिसमें क्या होते हैं, एक मशीन होती है जिससे फसल को काटने में सहायता होती है। आज वर्तमान में हम बात करें, एक रीपर भी होती है, रीपर, जिससे हम कनक को, गेहूँ को, है ना, गेहूँ और ग्वार है, इन प्रकार की जो फसलों को काटते हैं रीपर से, ठीक है। तो थ्रेसर, इसका उपयोग कटी गई फसल, बीज व दानों भूसे को अलग किया जाता है। थ्रेसर का मतलब हो गया, जब आपने गेहूं को काटा, गेहूं काटा किससे, आपने दरांती से काटा या हार्वेस्टर से काटा।
काटने के बाद में क्या हो गई, जब गेहूं को सूख गया, कटने के बाद में क्या हो गया, सूख गया, सूखने के बाद में अब उसका थ्रेशिंग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, रीट में यह प्रश्न आया था, रीट में इस बार जो रीट हुई थी उसमें यह प्रश्न आया था कि जो मतलब दाने को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेशिंग कहलाता है, या उस प्रकार 4 ऑप्शन थे, तो इसे क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं, दाने को भूसे से अलग करना। ठीक है, और इस पर गेहूँ कट जाती है और गेहूँ कटने के बाद में सूख जाती है, सूखने के बाद में उसे थ्रेशिंग द्वारा दाना और भूसे को क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। और जो दाने अलग होके, दानों को अलग करके उसका क्या कर देते हैं, भंडारण कर देते हैं, है ना, ये भंडारण कर देते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, खाद तथा उर्वरक किसे कहते हैं। खाद तथा उर्वरक किसे कहते हैं। देखो, खाद और उर्वरक, खाद होती है जैविक, जिससे यानी सड़ी गली पत्तियों से, पशुओं के मलमूत्र से, मलमूत्र गोबर से बनती है। तथा उर्वरक क्या होती है, उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ होता है, वे पदार्थ जो मिट्टी के पोषक स्तर बनाए रखते हैं, मिलाया जाता है, खाद या उर्वरक कहते हैं। अर्थात खाद का क्या काम होता है, मिट्टी की पोषक, यानी जहाँ अम्लता की मात्रा या क्षारीयता की मात्रा पाई जाती है, तो वहाँ हम क्या डालते हैं, विभिन्न प्रकार के खाद का उपयोग करते हैं, जिससे क्या होगी, मिट्टी वहाँ की उस फसल के लिए क्या होगी, उपयोगी सिद्ध होगी, और जो फसल बोएंगे वो अच्छी प्रकार से क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार के लिए उसमें क्या डाला जाता है, खाद डाली जाती है, या उसमें क्या लाया जाता है, उर्वरक मिलाई जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, जैविक खाद किसे कहते हैं। अब देखो, खाद हो गई, उर्वरक होगी, इसी खाद में हम बात करते हैं जैविक खाद किसे कहते हैं। तो जैविक खाद एक प्राकृतिक खाद है, यानी जैविक खाद कैसी हो जाएगी, एक प्राकृतिक खाद हो जाएगी, जिसमें पशुओं के गोबर, मलमूत्र एवं पेड़ पौधों की पत्तियां से बनती है। यानी जैसे पेड़ पौधों की कोई पत्तियां हैं नीचे गिर जाती हैं, या जैसे हम क्या करते हैं, किसान करते हैं कि जैसे घास को अंदर ही, मिट्टी के अंदर उसकी जुताई कर देती हैं, तो बाद में क्या होता है, उसमें मिट्टी के अंदर ही उसे काट कर मिला देते हैं, और वो थोड़े ही समय के बाद में उसे हरी खाद मिल जाती है, और उस पर जब फसल बोई जाती है तो अच्छी प्रकार से क्या करती है, ग्रोथ करती है। ठीक है, तो ये जैविक खाद जो क्या होगी, बिल्कुल किसी भी प्रकार के उद्योगों में नहीं बनती है, इसे सिर्फ घरों में, या जो पशुओं के गोबर को इकट्ठा करके इसे खाद बनाई, जैसे केंचुओं से भी बनाई जाती है, केंचुओं को छोड़ दिया जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11, उर्वरक कौन कौन सी होती है। उर्वरक कौन सी होती है, कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से उर्वरक कौन सी है, या इनमें से कौन सी उर्वरक क्या काम करती है। देखो, एक है यूरिया, यूरिया है, अमोनिया है, सल्फेट है, सुपरफास्फेट है, पोटास है आदि, ये सारी क्या हैं, उर्वरक हैं, है ना। यूरिया हो गई, अमोनिया हो गई, सल्फेट हो गई, सुपरफास्फेट हो गई, है ना, तो ये पोटास हो गई, ये सारी उर्वरक हैं जो उद्योगों में होती है, यानी रासायनिक उद्योग है, रासायनिक उद्योगों में इनकी क्या होती है, निर्माण होता है। आगे प्रश्न नंबर 12, सिंचाई किसे कहते हैं। विभिन्न अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है, यानी एक निश्चित अंतराल के बाद में फसल को पानी देना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहते हैं। सिंचाई बीज अंकुरण के लिए वाष्पोत्सर्जन क्रिया हेतु पत्तियों को जल की आपूर्ति के लिए जल के द्वारा विभिन्न पोषक तत्व पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचने के लिए पौधे के विकास के लिए लाभदायक है। अर्थात किसान क्या करता है, फसल को पानी देता है एक निश्चित समय सीमा के बाद में, क्योंकि बाद में जब पानी देने के बाद में नीचे फसल के नीचे क्या हो जाती है, भूमि या मिट्टी क्या हो जाती है, गिल्ली हो जाती है, और इसके बाद में अब पौधे को जब जड़ों द्वारा पानी को पत्तियों तक पहुंचाना होता है, क्योंकि पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करती है, इसी से ही क्या होता है, पौधे के अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है। तो इसीलिए क्या करते हैं, इन पोषक तत्व और खनिज लवणों को पौधा जड़ों द्वारा
और पानी को अपने पास से लेते हैं और क्या करती है, फसल को पहुंचाती है, और इस प्रकार से क्या होती है, फसल ग्रोथ करती है, सिंचाई पर ही निर्भर होती है। आगे प्रश्न नंबर 13, खरपतवार किसे कहते हैं? जब फसल के साथ भिन्न प्रकार के छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं जो कि फसल को वृद्धि में रुकावट पैदा करते हैं, तो उसे हटाना ही खरपतवार कहलाता है। तो क्या है कि वृद्धि में रुकावट हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को हटाना क्या होता है, खरपतवार हटाना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है, ताकि फसल की क्या हो जाए, वृद्धि ग्रोथ होनी शुरू हो जाए। यानी इसमें हम बात करें खरपतवार किसे कहते हैं, जैसे एक मोथ हो गई, गाजर घास हो गया, ये सारी क्या होती है, खरपतवार कहते हैं इन्हें, है ना। आप खरपतवार से किस प्रकार सुरक्षा कर सकते हैं? तो खरपतवार को फसल से निकालने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। यानी निराई किसे कहते हैं, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, निराई किसे कहते हैं। बात एक ही है कि खरपतवार को बाहर निकालना निराई कहलाता है, ठीक है। एक मिनट, ये ऊपर ये हटाना नहीं कहलाता है। जो मतलब क्या होती है, जो अवांछित पौधे उगते हैं ना, उन्हें ही क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। ये हटाना नहीं है, ठीक है। हटाना होता है उसे क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। निराई कहलाती क्रांति आदि से अलग करते हैं। कुछ रसायनों द्वारा भी खरपतवार को हटाया जाता है। उदाहरण के लिए 2,4-D 2,4-D एक स्प्रे होती है, यह एक पाउडर भी आता है, तो इसे खेतों में डाला जाता है। तो खरपतवार को फसल से निकालने की प्रक्रिया निराई कहलाती है, और इसे खुरपी से है, कुदाली है, द्रांति है आदि से क्या करते हैं, इनको अलग करते हैं। तो आपको खरपतवार मैंने पहले बता दिया, जैसे मोथ है, गाजर घास है, गोखरू घास है, ये आदि क्या होते हैं, सारे आपके खरपतवार ही है। प्रश्न नंबर 15, भंडारण किसे कहते हैं? जब फसल को सुरक्षित थ्रेशिंग द्वारा निकालकर इकट्ठा कर जिस स्थान पर रखा जाता है, देखो हमने थ्रेशिंग द्वारा क्या कर दी, फसल को निकाल ली। निकालने के बाद अब हमारी बारी होती है कि उसे लंबे समय तक हमें एक ऐसे स्थान पर रखें ताकि हमें जैसे जैसे इसका उपयोग करें हमारे लिए सुरक्षित बची रहे। तो हम क्या करते हैं, बड़े सारे एक भवन का निर्माण करते हैं या बड़ा एक टैंक बनाते हैं जिसमें गेहूं को डाल देते हैं, और जैसे भी मौसम खराब हो, जैसे खराब मौसम हो, हानिकारक जीव कीटों आदि का क्या इस पर प्रभाव नहीं पड़े, तो इसमें डाल देते हैं। और इनमें विभिन्न प्रकार की क्या है, जैसे दवाइयाँ हैं, रसायनों का उपयोग करते हैं ताकि क्या हो जाए कि किसी भी प्रकार का इस पे कीट का कोई भी असर ना पड़े, है ना। तो प्रश्न संख्या 16, साइलो किसे कहते हैं? देखो अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हम रोज़ाना इसी प्रकार क्या है कि पेपर से रिलेटेड हर रोज़ाना एक क्लास लेने की लेकर आएंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ होगी। यह कक्षा 8 के अलावा जो भी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात जिसमें NCERT कोर्स के तहत लागू होती है साइंस विज्ञान, तो उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण क्लास सिद्ध होने वाली है। आपको 12वीं की NCERT बुकें नहीं पढ़नी पड़ेगी, सिर्फ ये 20-25 मिनट का एक वीडियो देखते ही आपको एक चैप्टर की बिल्कुल एकदम तैयार हो जाएगा, है ना। तो अब प्रश्न 16 की बात करते हैं, साइलो किसे कहते हैं? बड़े पैमाने पर भंडारण करने वाले स्थान को साइलो कहते हैं। अर्थात मान के चलो एक ऐसा स्थान जहाँ पर बहुत सारे क्या हो जाए, ऐसे टैंक बना दिए जाएं जिसके अंदर क्या है, हमने गेहूं है, चने हैं, चने जैसे अलग है, गेहूं का एक बड़ा टैंक बना दिया और उसमें भंडारण करके रख दिया, और विभिन्न प्रकार के रसायन भी उसमें डाल दिए ताकि किसी भी प्रकार के हिंसक जो कीट है वो उसको क्या न पहुंचाए, क्षति न पहुंचाए। और जब भी कोई अकाल की स्थिति या ऐसी कोई कंडीशन आए तो हम उसका क्या करें, उपयोग कर सकें, है ना। तो इसे क्या कहते हैं, साइलो कहते हैं। प्रश्न नंबर 17, भारत की हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी तक लगभग सैकड़ों परीक्षाएं
ऐसी हुई है जिसमें भारत का हरित क्रांति का जनक पूछ लिया जाता है, जैसे रीट हो गई, राजस्थान पुलिस हो गई, इनमें हर किसी में एसएससी हो गई है ना। तो इनमें पूछ लेते हैं कि भारत के हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं। तो ये कौन है? प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले भारत के अंदर यानी जो उर्वरकों द्वारा फसल को बढ़ाना, अच्छे किस्म के बीज लाना, यानी बीज के द्वारा ही फसल को निकालना आदि, इन्हों के द्वारा ही यह राय प्रस्तुत की गई थी। इसीलिए इसे स्वामीनाथन यानी एमएस स्वामीनाथन हैं, इन्हें भारत का हरित क्रांति का जनक कहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिस पे हमने चर्चा की थी। जो इस पाठ के यह इतने महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो धन्यवाद आप सभी को। आपने मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।